सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ वर्ग 8 भूगोल अध्याय 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का 5वां भाग। इसके पहले हम भूमि मृदा जल और प्राकृतिक वनस्पति के जल तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति है क्या। तो प्राकृतिक अर्थात जो हमें प्रकृति ने दिया है, तो प्रकृति ने हमें जो दिया है वो प्राकृतिक कहलाता है। ठीक है, और तो इसमें हम बात करेंगे वनस्पति के विषय में। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, तो जो अपने आप जंगलों में निकलते हैं उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, और हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति तो देखेंगे और साथ ही साथ हम वैसे जंतुओं के विषय में जानेंगे जो जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं। तो जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? जीव जंतु जैव मंडल में पाए जाते हैं। तो वैसे जगह जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं उसको जैव मंडल कहा जाता है। जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं वो स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगे। फिर वैसे जीव जंतु जो पानी में पाए जाते हैं वो जल मंडल में आएंगे, और वैसे सूक्ष्म जीव वगैरह जो हैं जो हवा में पाए जाते हैं, हवा में विचरण करते हैं, वो वायुमंडल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों जगहों में कुछ न कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये जैव मंडल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या है? जो आपने पढ़ा होगा 6 या 7 क्लास में, आहार श्रृंखला होता है कि जैसे पौधा होता है। ठीक है, पौधा को कौन खाता है? बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है, बाघ खाता है, चीता खाता है, जो भी मांसाहारी जीव खाता है। और मांसाहारी जीव जब खाता है वो भी तो मरता है कभी, और मरने के बाद वो जमीन पे आता है, और जमीन पर उसको कौन खाता है? उसको सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह खाता है। ये बैक्टीरिया वगैरह मरता है तो वो जमीन में ही रहता है, और मरने के बाद वो क्या बन जाता है? खाद बन जाता है, और खाद बन जाने के बाद उसी खाद पर क्या निकलता है? पौधा निकलता है। तो यहाँ आप देखेंगे एक चक्र बन गया। तो ये जो चक्र है, चक्र यानी कि पेड़ पौधा से बकरी, बकरी से बाघ, भालू, शेर जो भी है, और उससे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से फिर पेड़ पौधा, तो एक चक्र बना ना। तो ये आहार श्रृंखला हो गया। तो आहार श्रृंखला वगैरह सब जो है ये पाया जाता है परितंत्र में। तो जैव मंडल सभी जीवित जातियां एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो पेड़ पौधा भी खाद पर निर्भर है, और खाद सड़े गले जीव जंतुओं पर निर्भर है। ठीक है, बकरी घास पर निर्भर है, और मांसाहारी जो जीव जंतु बकरी पर निर्भर। तो यहाँ देख रहे हर एक जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसी को परितंत्र के रूप में जाना जाता है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन क्यों है। बहुमूल्य यानी कि उनका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पेड़ पौधे या फिर प्राकृतिक वनस्पति। तो पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, मनुष्य क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन देता है, तो पेड़ पौधे रहेगा तो ही ऑक्सीजन का ज्यादा मात्रा में वितरण हो पाएगा। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि मनुष्य का जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मनुष्य ऑक्सीजन तो लेता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर पेड़ पौधा रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वो, ठीक है, और ऑक्सीजन देगा, तो हमारे लिए शुद्ध हवा मिल पाएगा। तो इसलिए प्राकृतिक वनस्पति जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए जीवन है। ठीक है, चलिए ये तो हम अपने देख ले हमारे जीवन कैसे है, और इससे क्या क्या प्राप्त होता है। इससे लकड़ी प्राप्त होता है
है ना। हम लोग घर में बहुत जगह देखते हैं लकड़ी से बहुत कुछ बना हुआ, पलंग बना हुआ है, अलमारी बना हुआ मिलेगा आपको, या बहुत सारा फर्नीचर मिल जाएगा। तो ये सब किससे प्राप्त होता है? लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से? इसी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति इसलिए भी आवास जरूरी है। आवास यानी कि जीव जंतु जो होता है उनको प्राकृतिक आवास कौन देता है? ये प्राकृतिक वनस्पति। जंगल में ही रहते हैं जंगली जीव जंतु। अगर इसको पेड़ पौधे काट दिए जाए तो जीव जंतु कहाँ आ जाएंगे? शहरों में आ जाएंगे, गाँव में आ जाएंगे और वहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये प्राकृतिक वनस्पति होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो हमने देख लिया प्राकृतिक वनस्पति क्यों आवश्यक। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो प्राकृतिक वनस्पति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे जीव जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है। तो जीव जंतु से अभी मैंने बताया आहार श्रृंखला के लिए उपयोगी है। दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है। जैसे कि फिर मधुमक्खी है, मधुमक्खी से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? मधु प्राप्त होता है ना। मधु प्राप्त हो गया। ठीक है, और क्या प्राप्त हो सकता है? और इससे प्राप्त हो सकता है आपका ये परागन करते हैं। जितने भी मक्खी हैं वो परागन करते हैं। फूल जो होता है, फूल से फल कैसे बनता है? परागन के कारण। फूल के ऊपर देखे होंगे पीला पीला परागकण जो होता है, उसको एक जगह फूल में ही एक जगह से दूसरे जगह लाता है, जिससे फल का निर्माण होता है। तो परागन में फिर इन जो मक्खियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो इसलिए जीव जंतु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमने देखा ये सब क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति जो है कैसे वितरित है, ठीक है, कैसे फैला हुआ है, उसके विषय में जानेंगे। तो जलवायु और मिट्टी की विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, हर जगह मिट्टी में विभिन्नता है, वहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। इस कारण से प्राकृतिक वनस्पति भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जिसमें से कुछ मुख्य ये हैं। पहला वन, घासस्थल, गुल्म यानी कि झाड़ी, और टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। यहाँ मैंने बताया है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। जहाँ ज्यादा बारिश होगा वहां पर वृक्ष जो होगा विशाल होगा, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी, यानी पानी की मात्रा या नमी की मात्रा कम होते जाएगी, वहाँ पेड़ का आकार घटते जाएगा और पेड़ का सघनता भी कम होते जाएगा। सघनता यानी जंगलों में बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पाया जाता है, और जैसे जैसे जंगल खत्म होते जाए, जहाँ पानी का मात्रा कम मिलेगा, वहाँ पेड़ पौधे जो घना जंगल होता है वो कम होने लगता है। तो वही बताया गया है। तो यहाँ मैंने अभी देखा कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष पाए जाते हैं, और जैसे जैसे आर्द्रता कम वैसे वैसे वृक्ष का आकार भी कम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन। तो वन में क्या है? वन जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होता है, ठीक है, वैसे जगहों में वन पाया जाएगा। ठीक है, बारिश वहाँ पानी होने से पेड़ पौधे खुद ब खुद निकलते हैं, इसलिए वहाँ वन पाया जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर बारिश होता है लेकिन वन वाले क्षेत्र से कम होता है, वैसे जगहों में घास पाया जाता है ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि घास को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है पानी, लेकिन जितना वन को चाहिए उतना पानी नहीं चाहिए होता है। तो वैसे जगहों में घास पाया जाएगा। ठीक है, गुल्म और झाड़ी, जहाँ पर और कम बारिश होगा वहां पर गुल्म या झाड़ी पाया जाएगा। झाड़ियों में क्या होता है? कांटे होते हैं, तो ये पानी को कम सोखते हैं। ठीक है, पानी जहाँ ज्यादा नहीं पाया जाता है उन सब जगहों में गुल्म या फिर झाड़ी होता है। ठीक है, और ये टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाया जाता है? बर्फीले प्रदेशों में, या जहाँ पहाड़ी इलाकों में जहाँ ठंडा होता है, वैसे जगहों में टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। तो टुंड्रा वनस्पति में क्या क्या है? मॉस और लाइकेन महत्वपूर्ण है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप सबको याद रखना चाहिए। मॉस और लाइकेन जो है टुंड्रा वनस्पति में आता है। ठीक है, तो अब हम इसी के रूप में जानेंगे सदाहरित वन और
पर्णपाती वन। तो सदा हरित वन किसे कहते हैं? सदा हरित वन जो सदा हरा भरा रहेगा, सदा हरा भरा रहेगा यानी कि यहाँ वर्ष भर पत्ते हरे मिलेंगे, वर्ष भर पत्ते हरे रहेंगे, या फिर सदाबहार रहेगा। सदाबहार मतलब यहाँ पर क्या, बहार हमेशा रहेगा, हमेशा हरा भरा, ठीक है, हमेशा हरा भरा रहेगा यानी कि सदा हरित वन, ठीक है। यहाँ पर पत्ता झड़ता नहीं, हमेशा हरा भरा मिलेगा। और यहाँ पर दूसरा वन बताया गया है पर्णपाती वन, जो वर्ष में एक बार पत्ता झाड़ देती है, वर्ष में एक बार पत्ते झाड़ती है, एक बार पत्ते झाड़ती है। क्यों झाड़ती है ये? क्योंकि इस यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश नहीं होता है, बारिश नहीं होने के कारण इसको पानी चाहिए होता है और पानी होता नहीं है, तो ये अपना पत्तियों को गिरा देता है, जिससे इसका जो नमी का है या पानी धारण करने की क्षमता कुछ समय के लिए कम हो जाए, ठीक है। और देखे होंगे पत्ती साल का वृक्ष में, हमारे जो झारखंड इलाका है बहुत साल का वृक्ष होता है, सागवान देखे होंगे, बहुत सारा पत्ता झड़ जाता है, ठीक है। गर्मी के आने टाइम पानी का कमी होने लगता है और पत्ता झड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? पर्णपाती वन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वन, दो प्रकार के वन यहाँ पे 8वीं क्लास में बताए गए हैं। अब हम देखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या के कारण तेजी से समाप्त हो रहे वनस्पति जो हैं तेजी से समाप्त हो रहे हैं, तो इसलिए इन सब का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। हमारे वनस्पति हैं जनसंख्या के दबाव के कारण कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या को ज्यादा मात्रा में पलंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो अगर ज्यादा मात्रा में ये चाहिए तो ये लकड़ी से मिलेगा, और लकड़ी के लिए लोग पेड़ को काट दे रहे हैं। तो हमें इन सब का भी रक्षा करना है वनस्पति का, ठीक है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है। हम सोने का तो उपाय कर रहे हैं, लेकिन हवा का उपाय नहीं करेंगे तो कहाँ सोएंगे? मर जाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों को भी बचाना आवश्यक है। तो अब हम उसके लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि इसके कुछ कुछ उपाय किए गए, वो अगले पार्ट में देखेंगे। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बताया गया है, क्या आप जानते हैं हमें? तो इसको बढ़ावा देने के लिए, जो पेड़ पौधे या वनस्पति समाप्त हो रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1950 में वन महोत्सव आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया? 1950 में वन महोत्सव आरंभ किया गया। और 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन क्या है? ये हुआ था उत्तराखंड के चमोली गांव में हुआ था। यहाँ पर वनों के प्रति लोगों में जागरूकता फैली थी। इसे आगे बढ़ाने में सुंदरलाल बहुगुणा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं वो वनस्पतिक डॉक्टर थे, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वहाँ के गांव के लोगों को या ज़्यादातर महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जब जहाँ पर पेड़ को काटा जाता था वे पेड़ को घेर लेते थे और वो कहते थे कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटो। इस प्रकार उन्होंने पेड़ को कटने से रोका। यही क्या कहलाया? यही कहलाया आपका चिपको आंदोलन। तो वन संरक्षण जो है, ये आपका प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम ये भी है। और ऐसे भी पेड़ पौधों को बचाने के लिए हम लोगों को सजग रहने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था प्राकृतिक वनस्पति के विषय में संक्षिप्त जानकारी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ जीव जंतुओं के विषय में जानेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण कैसे करेंगे उसके लिए कुछ उपाय बताया गया है, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यही था आज के टॉपिक में। नेक्स्ट पार्ट में संरक्षण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे।